की इकोनॉमी पिछले 2 दशक से पूरी दुनिया के लिए एक अद्भुत आश्चर्यजनक घटना रही है। जीडीपी में साल दर साल दोहरे अंक में वृद्धि किसी भी देश के लिए एक सपना सा है, लेकिन चीन ने इसे मुमकिन किया। इस तेज ग्रोथ रेट के भरोसे ही चाइना अपने पिछले 40 सालों में 80 करोड़ लोगों को $1.90 प्रति दिन से नीचे की आय स्तर से ऊपर उठाने में कामयाब रहा। चाइना की इकोनॉमी के ढेर से कुछ ऐसा धुआं उठना शुरू हुआ है जिससे ये आशंका गंभीर होती जा रही है कि ढेर के नीचे लगी आग कोई सामान्य चिंगारी नहीं है। जो खबरें आ रही है वो विस्फोटक है और दुनिया भर में ये चर्चा शुरू हो गई है कि चीन में दिख रहे आर्थिक संकटों का परिणाम आने वाले दिनों में कितना गहरा हो सकता है। चीन से आने वाली खबरों में मुख्य रूप से 4 ऐसी हैं जो ये संकेत कर रही हैं कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जून लगातार 10वां महीना है जब चीन में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी है और ये तब है जब चीन की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में रियल एस्टेट सेक्टर को संभालने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन गिरती प्रॉपर्टी की कीमतें बता रही हैं कि सरकारी कदम कुछ खास सफल नहीं हो रहे। दरअसल चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में गड़बड़ी की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब सरकार ने रियल एस्टेट कंपनियों के कर्ज पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नियम बनाए थे, जिन्हें 3 रेड लाइंस के नाम से जाना जाता है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड इन नियमों के टेस्ट में फेल हो गई। नतीजा ये हुआ कि एवरग्रांड को और कर्ज जुटाने में मुश्किल होने लगी और उसका विशाल निर्माण साम्राज्य ठहर गया। एवरग्रांड साम्राज्य ठहरने का मतलब समझने के लिए पहले उस साम्राज्य की सीमाओं को समझना होगा। एवरग्रांड के 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो चीन के 280 शहरों में फैले हुए हैं। कंपनी की कुल संपत्ति 2 ट्रिलियन युआन है, जो चीन की कुल जीडीपी का 2% है। कंपनी की पूरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी कर्ज आधारित है और नए कर्ज से कारोबार बढ़ाकर होने वाली आमदनी से पुराना कर्ज चुकाना और फिर नया कर्ज लेकर और विस्तार करना, यही कंपनी की पॉलिसी है। अब जब उसे नया कर्ज नहीं मिल रहा है तो ये दरअसल अमेरिका में 2008 से 7 के सब प्राइम संकट की सी स्थिति है। एवरग्रांड के ग्राहकों की संख्या इस समय 15 लाख है, जिनका पैसा फंस गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 शहरों की 100 से ज्यादा परियोजनाओं के ग्राहकों ने भुगतान बंद कर दिया है और अपना पैसा मांग रहे हैं। कंपनी पर $300 अरब से ज्यादा की देनदारी है और उसने कई बॉन्ड्स का भुगतान करने में पहले ही डिफॉल्ट शुरू कर दिया है। जाहिर है एवरग्रांड सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो चीन की उस रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी मछली है। रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्सेदारी चीन की जीडीपी में 12% है। यदि दिवालिया होती है तो उसका असर पूरे चीन की इकोनॉमी पर होना तय है, क्योंकि इसमें सीमेंट, स्टील, सैनिटरी वेयर और कई दूसरी इंडस्ट्रीज से मांग कम हो जाएगी। फिलहाल स्थिति ये है कि लगातार 12वें महीने में घरों की बिक्री घटी है, जो 1990 के बाद से निजी प्रॉपर्टी मार्केट में ये सबसे बड़ी मंदी है। अभी तक चीन की सरकार ने ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया है कि वो एवरग्रांड को बचाने के लिए आगे आएगी, लेकिन इंडस्ट्रीज को अभी भी इसकी उम्मीद है। आगे चीन की अर्थव्यवस्था पर इस संकट का कितना गहरा असर होगा, ये चीन सरकार के रुख पर ही निर्भर करेगा। वहीं चीन में आने वाली दूसरी खबर वहां बिजली उत्पादन से जुड़ी है। चीन कोयले की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है और इसका नतीजा ये हुआ कि चीन के औद्योगिक इलाकों में घंटों बिजली जा रही है। बिजली जाने से चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चा माल दुनिया के कई देशों से लेता है और अगर चीनी इंडस्ट्रीज ने प्रोडक्शन में कटौती की तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित होगी। अब जो सबसे बड़ी और झटका देने वाली खबर चीन से आ रही है वो है बैंकों के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में। इस साल अप्रैल में चीन के हेनान प्रांत के कई छोटे बैंक, जिनकी सम्मिलित परिसंपत्ति $6 अरब और लगभग 4 लाख ग्राहक थे, असफल हो गए। चीनी नियामक के नियम के मुताबिक किसी भी बैंक में जमा रकम पर वहां के ग्राहकों को 5 लाख युआन की सॉवरेन गारंटी होती है, यानी हर ग्राहक को इतनी रकम सरकार से मिलनी चाहिए। लेकिन रकम लौटाने की जगह चीनी अधिकारियों ने इन ग्राहकों को चुप कराने के लिए हर संभव कोशिश की है। जब ये ग्राहक 10 जुलाई को हेनान की राजधानी में प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए तो सरकार ने सादे कपड़े में सुरक्षा कर्मियों को भेज दिया और उन पर हमला करवा दिया, जबकि वहां मौजूदा पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही।
विशेषज्ञों का मानना है कि हेनांत प्रांत में कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, कमजोर नियमन और खराब जोखिम प्रबंधन के जिन कारकों ने इन छोटे बैंकों को दिवालिया करने में भूमिका निभाई, वे सब कारक चीन के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में काम करने वाले छोटे और मंझले आकार के लगभग 4000 और बैंकों में मौजूद है, जिनकी सम्मिलित परिसंपत्ति 14 लाख करोड़ डॉलर है। अगर ये बैंक दिवालिया होना शुरू हुए तो चीन में एक भयावह आर्थिक अराजकता फैल जाएगी, जिसे रोकना सरकार के बूते से भी बाहर होगा। चीन 2009 के बाद से कर्ज के आधार पर ग्रोथ की रणनीति पर अमल हो रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज चीनी बैंकिंग तंत्र 264% के कर्ज जीडीपी अनुपात पर बैठा है। यहाँ ये सवाल हो सकता है कि यदि दशकों से चीन ने इस मॉडल पर अपनी अर्थव्यवस्था को चमका रखा है, तो आखिर अब ऐसा संकट क्यों आएगा? दरअसल कर्ज आधार रणनीति किसी भी ग्रोथ में ग्रोथ ही सबसे बड़ी चीज होती है। एवरग्रांड के उदाहरण में भी यही बात सामने आई है। जब तक ग्रोथ चलती रहती है तब तक कर्ज का चक्र बना रहता है, लेकिन अगर ग्रोथ डगमगा जाए तो यही चक्र दुष्चक्र बन जाता है। चीन में 2011 से 2020 के बीच औसत 6.8% की वृद्धि दर रही है, लेकिन पिछले 2 सालों में कोविड ने चीन की अर्थव्यवस्था के मूल स्तंभों को हिला दिया है। इस साल दूसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 0.4% पर आ गई है, जबकि पिछली तिमाही की तुलना में देखें तो ये 2.6% संकुचित हुई है। रियल एस्टेट मार्केट साल 1990 के बाद सबसे लंबी मंदी में चल रहा है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि चीन की स्थानीय सरकारों की आमदनी में इस साल 6 लाख करोड़ युआन की कमी आने का अनुमान है। यहाँ तक कि चीन के बड़े बैंकों के लिए भी आने वाले दिन चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि चीन ने अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर का कर्ज ऐसे एशियाई और अफ्रीकी देशों को दिया है जो आर्थिक तौर पर कमजोर है। मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में उनके लिए उस कर्ज का ब्याज चुकाना मुश्किल हो सकता है, जैसा कि हमने श्रीलंका के मामले में देखा है। इसलिए हो सकता है कि इन कर्जों का एक बड़ा हिस्सा चीनी बैंकों को राइट ऑफ करना पड़े। ये सारी परिस्थितियां यही संकेत दे रही हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में जो कठिनाई दिख रही है वो दीर्घकालिक और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। चीन का वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो स्थान है, उसमें यदि चीन लड़खड़ाया तो छोटी अवधि में दर्द सबको झेलना होगा, लेकिन लंबी अवधि में ये न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि भू राजनीतिक तौर पर भी भारत समेत पूरी दुनिया के लिए राहत का कारण बन सकता है।